हेलो साथियों, स्वागत है आपका त्रिशरण महाविहार यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष यानी राष्ट्रीय आंदोलन। हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ और यह आज़ादी एक लंबे संघर्ष का परिणाम थी। ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ये संघर्ष जो है इसको 3 चरणों में बांटकर पढ़ा जाता है। तो बात करेंगे हम आगे के वीडियोज में उन तमाम चरणों के। यह जो है राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 1 है और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राज्य का क्या कॉन्सेप्ट है, अति राष्ट्रवाद क्या है। इन तमाम तरह के मुद्दों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्र क्या है? समान परंपरा, समान सोच और समान भावना से जुड़े हुए लोगों के समूह को राष्ट्र कहते हैं। अब इस समान परंपरा, समान सोच और समान भावना के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? उसके अंतर्गत जो है एक साझा विश्वास हो सकता है उनका, एक भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है, एक समान इतिहास हो सकता है लोग एक ही समान भौगोलिक क्षेत्र में रहते हो, वे मिलकर एक राष्ट्र बनाए। उनका एक समान विश्वास है, फेथ है, वे मिलकर एक राष्ट्र बनाए। एक समान इतिहास है, उससे जो है वे मिलकर सम्मिलित होकर एक राष्ट्र बनाए। एक समान उनकी विचारधारा हो, समता, स्वतंत्रता, बंधुता या लोकतंत्र की विचारधारा। एक संस्कृति हो, धर्म हो, जाति हो, भाषा की एकता हो, राजनीतिक विचारधारा उनकी एक हो, या उपनिवेश से मुक्ति की भावना हो। ये तमाम तरह के कारक है हो सकते हैं, या अन्य कोई भी कारक जो एक बड़े समूह को एकजुट करता हो, है ना। ये सभी चीजें, ये सभी कारक समान परंपरा, समान सोच और समान भावना के अंतर्गत आ जाएंगे। और जब इस तरह के भावना को रखने वाले लोग, इस तरह की सोच, एक समान भावना और एक समान परंपरा के तहत जीने वाले लोग समूहित होते हैं, तो फिर वहीं पे क्या होता है? राष्ट्र का निर्माण होता है। इसमें एक कारक आता है, इसको प्रभावी कारक कहते हैं। देखिए, लोग जो है एक से अधिक कारकों से, एक से अधिक भावनाओं से जो है एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। तो इन कई कारकों में एक जो कारक होता है वो प्रभावी होता है। जैसे लोकतंत्र की विचारधारा आ जाए लोगों के अंदर, वो चाहे जो है अलग अलग धर्म के हों, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हों, उनका राजनीतिक चेतना भी अलग अलग हो, लेकिन सबके अंदर जो है एक कारक आ गया कि भाई हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो फिर जो लोकतंत्र की विचारधारा है ये प्रभावी कारक का काम करेगी। जैसे भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे, लेकिन उन सब के अंदर एक समान विचारधारा आई कि हमें जो है उपनिवेशवाद से मुक्त होना है, हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो जाना है। और इस तरह से जो है यह विचारधारा लोगों को क्या किया? संगठित करने में योगदान दिया। यह जो भावना थी लोगों को एकजुट की और फिर लोगों ने मिलजुल कर जो है एक राष्ट्र का सपना देखा, है ना। तो आइए इन चीजों को पहले लिखते भी रहते हैं, फिर बात करेंगे। लोकतंत्र की विचारधारा, ठीक है। तो प्रभावी कारक में हम इसको उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं। अगला सवाल खड़ा होता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्र को तो हम लोगों ने समझ लिया, अब है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, है कि नहीं। देखिए, राष्ट्रवाद को कई तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने जाति, धर्म, क्षेत्र, व्यक्तिगत हितों और सामूहिक हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित के बारे में सोचता है तो इसे राष्ट्रवाद कहते हैं। या लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी राष्ट्र या राष्ट्र राज्य के प्रति वफादारी, निष्ठा या भक्ति पर जोर देती है और मानती है
कि ऐसे दायित्व अन्य व्यक्तिगत या सामूहिक हितों से अधिक महत्वपूर्ण है। एक लाइन में बोले तो कहेंगे कि लोगों का अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना राष्ट्रवाद कहलाता है। और जब भी राष्ट्रवाद का हम नाम ले तो यूरोप के राष्ट्रवाद की जरूर बात करते हैं। यूरोप का जो राष्ट्रवाद है वो बहुलतावाद पर आधारित था, लेकिन जो भारत का राष्ट्रवाद है वो विविधता में एकता पर आधारित था। कई आधारों पे हमारे देश में विविधता है और उस विविधता में एकता पर आधारित हमारा राष्ट्रवाद दिखाई देता है। तो राष्ट्रवाद को परिभाषित पहले करते हैं, फिर लिखते जानेंगे कि भाई राष्ट्रवाद किन चीजों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है ना। राष्ट्रवाद यानी लोगों का अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो अगला टॉपिक डिस्कशन करेंगे राष्ट्रवाद की निर्भरता, कि राष्ट्रवाद जो है किन कारकों पर निर्भर करता है, किन पे डिपेंड करता है। तो 4 इसके कारक हैं। पहला कारक जो है इसका है नेतृत्व, कि भाई नेतृत्व किस तरह का व्यक्ति कर रहा है। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो यूरोपियों ने, अंग्रेजों ने हम पे आरोप लगाया कि भारत तो कभी राष्ट्र हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत जो है कई आधारों पे बटा हुआ है। यहाँ जो है लोगों के अलग अलग इतिहास है, भौगोलिक क्षेत्र, एक भौगोलिक क्षेत्रों में कई प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र हैं। कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं गर्मी ज्यादा है तो कहीं बर्फ की वर्षा हो रही है। एक धर्म भी नहीं है लोगों का, अलग अलग धर्म में अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग, अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग हैं। भाषा की भी एकता नहीं है, भाषा की भी एकता नहीं है। कोई हिंदी बोल रहा है तो कोई मलयालम बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है ना। तो अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा वाले लोग हैं। तो इसीलिए जो है यूरोपियों ने आरोप लगाया कि भारत कभी राष्ट्र हो ही नहीं सकता है। लेकिन भारत के लोगों को एक समान जो विचारधारा है इसने एकजुट करने का काम किया। वो क्या है? समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र। इस विचारधारा ने लोगों को एकजुट किया और उपनिवेशवाद से मुक्ति की जो भावना है इसने लोगों को संगठित किया और फिर भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और भारत के लोग इस विचारधारा के आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण किए हैं। धन्य है हमारे वो महापुरुष जिन्होंने जो है अपने कर्म के बदौलत, अपने बुद्धि विवेक के बदौलत अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग, अलग अलग जातियों में बटे हुए लोगों को, अलग अलग क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों को एक राष्ट्र के अंदर संगठित करने का काम किया। तो राष्ट्रवाद की निर्भरता पहली है नेतृत्व, किस तरह का व्यक्ति जो है नेतृत्व कर रहा है। इसीलिए भारत में कभी भी किसी धर्म विशेष को मानने वाले व्यक्ति के हाथों में लीडरशिप नहीं देना चाहिए। किसी एक विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति के हाथों में नेतृत्व नहीं देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो है भारत में बहुत विविधता है, तो वह व्यक्ति यदि कोई एक विचारधारा, एक धर्म को लेकर फॉलो करने वाला है तो फिर उस तरह के सिद्धांत या नस्लवाद, जैसे हिटलर का नस्लवादी राष्ट्र उसने बनाने का काम किया कि हमारे नस्ल के लोग ही उन्नत है, बाकी सब जो है उन्नत नहीं है, इस तरह की बात यदि आ जाती है तो इस तरह का नेतृत्व, लीडरशिप अति राष्ट्रवाद को जन्म देता है। जैसे भारत में हिंदुओं को लगे कि हमारा ही राष्ट्रवाद वास्तविक राष्ट्रवाद है, यानी हिंदू राष्ट्र ही सही राष्ट्र है, मुसलमानों को लगे कि मुस्लिम राष्ट्र ही सही राष्ट्र है, तो ये गलत हो जाएगा उनका। ये अति राष्ट्रवाद को जन्म देगा और अति राष्ट्रवाद जो है हमेशा एक राष्ट्र के लिए खतरनाक होता है। हमारा जो राष्ट्रवाद है, हमारा जो राष्ट्र प्रेम है वही श्रेष्ठ है, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए किसी भी राष्ट्र के लिए। तो पहला राष्ट्रवाद की निर्भरता का पहला
कारक है नेतृत्व, लीडरशिप। दूसरा है अनुशासन। अनुशासन बहुत जरूरी है सफल राष्ट्रवाद के लिए। आप देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि कोई आंदोलन बहुत जोर शोर पे चल रहा हो, ऐसा लग रहा था भारतीयों को कि अब बस अब अंग्रेजों को हम खदेड़ ही देंगे, भाग ही जाएंगे अंग्रेज। लेकिन थोड़ा सा भी चूक हुआ, गलती हुई, महात्मा गांधी ने कहा आंदोलन बंद, तो आंदोलन बंद हो गया। अनुशासन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है राष्ट्रवाद के लिए। और राष्ट्रवाद के लिए तीसरा कारक बनता है वो है परिस्थितियां। परिस्थितियां इस तरह की उत्पन्न कर दी जाए कि लोग जो है एकजुट होने के लिए, एक समान सोच रखने के लिए जो है एकदम मजबूर हो जाए, फिर जो है वो भी राष्ट्रवाद को उत्पन्न करती है। जैसे भारत में क्या हुआ, उपनिवेशवादियों ने, अंग्रेजों ने इतना ज्यादा हमारा शोषण किया, इतना ज्यादा हमारे साथ भेदभाव किया, आर्थिक रूप से हमारा शोषण किया, हमारे साथ जो है भेदभाव किया कि हम सभी अलग अलग जाति, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म में बंटने वाले लोग, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग बस अब ये सोच लिए कि यार बस हमको अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए, उपनिवेश से हमको मुक्त हो जाना है। और अब फिर संगठित होकर हम लड़ाई किए। और अगला जो है इसकी डिपेंडेंसी जो है क्या है, वो है बलिदान होने की भावना। बलिदान होने की भावना पर भी हमारा राष्ट्रवाद निर्भर करता है कि हमारे अंदर अपने राष्ट्र के प्रति कितनी प्रबल भावना है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति अपने जान को भी न्यौछावर कर सकते हैं। नहीं तो एक साथ सब समूहित हुए, एकजुट हुए और सबने हल्ला बोला और एक आध दो को गोली मारी गई, बस सब भाग खड़े हुए। यार हमको आजाद नहीं होना है, हमको स्वतंत्र नहीं होना है, हम गुलाम ही सही है, नहीं तो जान से चले जाएंगे। तो राष्ट्रवाद में बलिदान होने की भावना भी होनी चाहिए, लेकिन ध्यान हमेशा रखना है आपको कि इसमें कोई भी चीज अति नहीं होना चाहिए। यदि अति हो गया तो फिर क्या होगा, अति राष्ट्रवाद होगा, चरम राष्ट्रवाद होगा। और किसी भी राष्ट्र के लिए चरम राष्ट्रवाद, अति राष्ट्रवाद स्वास्थ्यकर नहीं होता है, हितकर नहीं होता है। खासकर उस तरह के राष्ट्र के लिए तो जरूर जो राष्ट्र कई प्रकार के कारकों को एक साथ समूहित किए हुए हो और कोई एक प्रभावी कारक जो है उसको क्या किया है, उसको एक राष्ट्र बनाए हुए है। जैसे भारत में समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की विचारधारा वाले लोगों ने, इस सोच के लोगों ने जो है मिलकर क्या किया है, एक राष्ट्र बनाया है। तो यहां तो कभी भी किसी एक प्रकार की विचारधारा मजबूत होनी ही नहीं चाहिए। यहां सबको लेकर चलने की बात होनी चाहिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होनी चाहिए। तब जो है भारत एक मजबूत राष्ट्र बनकर रह सकता है, तब जो है भारत का राष्ट्रवाद सफल हो सकता है। इसका हमें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम जानेंगे राज्य क्या है। अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि राज्य क्या है। तो एक तो राज्य का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हम राज्य का नाम लेते हैं तो आप सोचते हैं कि भाई जो प्रदेश है किसी देश का, यानी किसी शासकीय इकाई या उसके किसी प्रभाग को भी राज्य कहते हैं। जैसे भारत में जो विभिन्न प्रकार के प्रदेश हैं उनको राज्य के नाम से जाना जाता है। एक तो हो गया किसी देश के जो प्रदेश है वो राज्य हो गए, ये आपके दिमाग में है। दूसरा जो राज्य का कॉन्सेप्ट है पॉलिटी के अंतर्गत जब पढ़िएगा तो बहुत बृहत है। राज्य जो है एक विधिक इकाई है जहां पे एक समान विचारधारा वाले लोग निवास करते हैं और वे लोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और वहां एक सरकार बनती है, सरकार के पास शक्तियां होती है और सरकार जो है संप्रभु होता है, यानी उसके फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्र लोगों ने अपने आप को समूहित करके एक समूह में लोग जो है मिलकर राष्ट्र तो बना लिए,
लेकिन क्या राष्ट्र राज्य बना पाया? यदि उस राष्ट्र में नीति नियम लागू हो गए, एक सरकार बन गई, सरकार जो है संप्रभु है, तो फिर कहेंगे कि हाँ, वहां राज्य का गठन हो गया, राज्य का निर्माण हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक राष्ट्र जो है राज्य बन जाता है, कभी ऐसा भी होता है कि राष्ट्र राज्य ना बन पाए, यानी वहां पे जो है कोई विधिक संस्था स्थापित ना हो पाई। और कभी ऐसा भी होता है कि कई राष्ट्र मिलकर एक राज्य बनाते हैं। जैसे भारत में यदि हम बात करें तो भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर हम बटे हुए हैं, जाति के आधार पर बटे हुए हैं, धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, राजनीति के आधार पर बटे हुए हैं, संस्कृति के आधार पर बटे हुए हैं, भाषा के आधार पर बटे हुए हैं। तो हमारे यहाँ तो कई राष्ट्र दिखाई दे रहे हैं और सभी लोग संगठित होकर एक विधिक इकाई बनाए तो एक राज्य बन गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक आता है और राष्ट्र राज्य क्या है, नेशन स्टेट, इसको भी आप पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रीयता की धारणा पर आधारित जो राज्य है उसी को राष्ट्र राज्य कहेंगे। और राष्ट्र राज्य जो है सामूहिक पहचान की भावना को प्रदर्शित करता है। सामूहिक पहचान, एक समान जो है उनकी आइडेंटिटी को दिखाने का, कलेक्टिव आइडेंटिटी को शो करने का कार्य करता है। जैसे हम भारत में यदि निवास कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम अलग धर्म को फॉलो करने वाले, अलग अलग धर्मों को फॉलो करने वाले लोग हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले, निवास करने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं। लेकिन हमारी पहचान क्या है? तो हमारी पहचान ये है कि हम प्रथमतः और अंततः भारतीय हैं। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर वी आर अम्बेडकर कहते हैं कि यदि सही राष्ट्रवाद स्थापित करना चाहते हो, मजबूत राष्ट्र आप बनाना चाहते हो भारत को, तो फिर अपना जो लोकल परिचय पहचान है उसको दूर छोड़ो, धर्म जाति क्षेत्र से बाहर निकलो और अपनी एक सामूहिक पहचान स्थापित करो, अपनी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को प्रदर्शित करो, और दैट इज इंडियन, भारतीय। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम प्रथमतः और अंततः क्या हैं? भारतीय हैं। तो आइए इसको भी लिखते हैं हम लोग। यहां होता है सामूहिक पहचान की भावना। लगे हाथ अति राष्ट्रवाद भी लिख लेते हैं, चरम राष्ट्रवाद। तो चरम राष्ट्रवाद या अति राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का एक चरम रूप है जिसमें एक राष्ट्र अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति हेतु अन्य राष्ट्रों पर हानिकारक आधिपत्य या प्रभुत्व या अन्य प्रकार का नियंत्रण का दावा करता है। तो हो जाएगा अति राष्ट्रवाद। एक विचारधारा, एक धर्म की श्रेष्ठता, एक जाति की श्रेष्ठता, एक क्षेत्र की श्रेष्ठता, एक भाषा की श्रेष्ठता, एक नस्ल की श्रेष्ठता कुछ भी थोप दी जाए तो फिर क्या है? वो अति राष्ट्रवाद है, चरम राष्ट्रवाद है ना? इसको भी लिख देते हैं। है एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं इसको, कि भारत का राष्ट्रवाद विविधता में एकता पर आधारित राष्ट्रवाद है और यूरोप का राष्ट्रवाद बहुलवाद पर आधारित है। तो भारत में यदि किसी एक समूह को ऐसा लगता है कि हम संख्या में अधिक हैं तो हमारा राष्ट्रवाद ही सबसे उत्तम राष्ट्रवाद है, तो राष्ट्रवादी होते होते राष्ट्रवादी अपने आप को कहते कहते कब राष्ट्रद्रोही बन जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस भ्रम से बाहर निकलिए और इस बात से अवगत होइए कि भारत का राष्ट्रवाद विविधता में एकता पर आधारित है। इसीलिए आप संख्या के आधार पर अपने आप को आकलन मत कीजिए। सबको लेके चलना ही हमारा राष्ट्रवाद है। यदि आप राष्ट्रवादी हैं तो किसी ऐसे गिरोह के चंगुल में ना फंसिए जो आपको राष्ट्रवाद के नाम पे राष्ट्रद्रोही बना देता हो। ठीक है,
ये यूरोप नहीं है, ये भारत है, इसका ध्यान रखना है आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। थैंक यू।